गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या पढ़ा था? अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ लिया था कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेट। ठीक, कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या पढ़ने वाले? सुपरपोजिशन थ्योरम। अब ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है भाई, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में एक पॉइंट पर जब एक से ज्यादा वेक्टर काम कर रहे हो ना, एक से ज्यादा क्या काम कर रहे हो? वेक्टर। तो उन वेक्टर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड। और ऐड करने के लिए जिस थ्योरम को यूज करते हैं ना, उस थ्योरम को कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन थ्योरम। तो बात समझ में आ रही? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या हुई? सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब ही क्या है कि आपको वेक्टर ऐड करना है। आपको वेक्टर ऐड करने हैं, एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वेक्टर काम कर रहे हैं, उनको ऐड करना है। ठीक भाई। अब वो डिपेंड कर जाता है कि जैसे कि मान लो मेरे को डिस्प्लेसमेंट ऐड करने है। क्या ऐड करने है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐड करना है। तो वो सुपरपोजिशन थ्योरम किसकी हो जाएगी? हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट सुपरपोजिशन थ्योरम। मान लो मेरे को वेलोसिटी ऐड करनी है तो वेलोसिटी सुपरपोजिशन थ्योरम। फोर्स ऐड करना है तो फोर्स सुपरपोजिशन थ्योरम। तो मतलब कि सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब ही ये हुआ कि जहां पर आपको वेक्टर्स ऐड करने हैं, आप जिस वेक्टर को ऐड करते हो उसके नाम से सुपरपोजिशन थ्योरम हो जाती है। तो यहां हम किसको ऐड करने वाले हैं? हम फोर्स को ऐड करने वाले हैं। तो क्या होगा? सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम ये पढ़ने वाले, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन कुछ बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। भाई मुझे एक बात बता, भाई मुझे एक बात बता। क्या बात बता? ये बता कि मान लो एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज कितना है? Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस है R। बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है भाई। ठीक है, मान लिया R है। तो मुझे एक बात बता कि इनमें जो फोर्स होगा वो किस किस बात पर डिपेंड करेगा? पहला तो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोड ऑफ Q1 एंड मोड ऑफ Q2 पर। उसके बाद F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन कितने पर? R स्क्वायर पे। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर। और तीसरा डिपेंड करेगा वो मीडियम पे। किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी यूज होती है। किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। ठीक है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोड ऑफ Q1 Q2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, एंड F डिपेंड करेगा किस पे? मीडियम पे। अगर इन तीन पोजीशन के अलावा कुछ भी चेंज होता है तो क्या फोर्स पर कोई इफेक्ट आएगा? आप कहोगे फोर्स नहीं होगा चेंज, क्योंकि इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। अगर ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है, तो सर फोर्स भी चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। फोर्स चेंज करने के लिए या तो चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज करो, या डिस्टेंस चेंज करो, या फिर मीडियम चेंज करो। इसके अलावा फोर्स को चेंज करना पॉसिबल है नहीं है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कुछ इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आप ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। मान लो कि दो चार्ज थे, एक था Q1, एक क्या था? Q1 था, और दूसरा था Q2। और Q2 भी कैसा? नेगेटिव Q2। कैसा? नेगेटिव Q2। अच्छा जीवन चल रहा था भाई, बढ़िया, अच्छी दोस्ती थी। आप लोगों को पता है कि अपोजिट चार्ज में क्या होता है? दोस्ती होती है। तो भाई Q1 ने दोस्ती की F12। Q1 ने कितनी दोस्ती की? F12 वेक्टर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इसने कितनी की? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बहुत बढ़िया, अच्छा जीवन चल रहा था। ये इसका दोस्त था, ये इसका दोस्त था, बढ़िया दोस्ती दे रहे एक दूसरे को। F12 और F21 भाई होती है, अपोजिट नेचर में दोस्ती होती है, बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन समस्या वहां हो गई जब इनके जीवन में कोई तीसरा आ गया, और वो भी अपोजिट नेचर का, माइनस का Q3। अब क्या होगा? अब Q3 Q1 से कहेगा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो भैया Q1 क्या कहेगा? बिल्कुल करेंगे सब, क्यों नहीं करेंगे, आदत से लाचार। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इसने दोस्ती की, और इसने भी इससे दोस्ती की। कितनी? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, कर ली भाई दोस्ती। अब मेरा ये सवाल है कि क्या इनकी दोस्ती की वजह से, यानी कि 1 और 3, Q1 और Q3 की दोस्ती की वजह से, क्या Q1 और Q2 की दोस्ती पे कोई इफेक्ट पड़ा? मतलब कि Q1 और Q3 के बीच जो फोर्स है उसकी वजह से Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स था उस पर कोई इफेक्ट पड़ा? आप कहोगे, कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल सर पड़ेगा। अरे भाई इंसान नहीं है, चार्ज है, इंसान में होता है फर्क कैसा? इंसान में तो दुनिया तबाह हो जाती है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा कि सर Q1 और Q3 है, Q1 और क्या है?
Q3 है। सर बेशक Q3 अपोजिट नेचर का है, लेकिन इसने Q1 के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं किया, यानी कि Q1 का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, Q2 का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ। सर इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम मान लें कि R12 थी, कितनी थी? R12 थी, तो सर पहले भी R12 थी और अब भी R12 और मीडियम भी सेम है। तो सर ना तो Q1 बदला, ना Q2 बदला, ना डिस्टेंस बदली, ना मीडियम बदला, तो सर फोर्स नहीं चेंज होने वाला। फोर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सर हमने आपने पढ़ाया था कि फोर्स तो तभी चेंज होगा जब Q1 Q2 या R या मीडियम में से कोई चेंज हो। तो मतलब तीसरे इस चार्ज Q3 के आने की वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ना फोर्स बढ़ा ना घटा, ना फोर्स इंक्रीज हुआ ना फोर्स डिक्रीज हुआ। बोलो क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ कि चार्ज Q3 नहीं था तब भी फोर्स उतना ही था, और अब चार्ज Q3 आ गया है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फोर्स उतना ही है। तो पहला स्टेटमेंट सुपरपोजिशन थ्योरम का क्या आया? पहला स्टेटमेंट आया द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डजंट अफेक्टेड due to presence and absence of another charges, due to presence and absence of another charges। जब चार्ज Q3 नहीं था तब भी उतना ही फोर्स था, जब चार्ज Q3 है तब भी उतना ही फोर्स है। तो क्या हुई डेफिनेशन? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ध्यान से सुन, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डजंट अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एनी अनदर चार्जेस, एनी अदर चार्जेस। तो भैया तीसरे किसी और चार्जों की वजह से इस जो फोर्स है उनके बीच में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो क्लियर है? पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ? अरे पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ तो लाइक दबा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। क्या कहा मैंने? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डजंट अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एनी अनदर चार्जेस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब स्टेटमेंट सेकंड, अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट। लेकिन एक बात बता, इस Q1 भाई साहब की तो नेक्स्ट दोस्ती बढ़ गई। पहले सिर्फ एक ही दोस्ती थी F12, अब एक और दोस्ती होगी कि नहीं होगी F13? अरे हो गई कि नहीं होगी भाई? हो गई। तो अब मैं आपसे कहूं कि इसकी नेट दोस्ती बताओ, तो आप कहोगे सर कि F12 वेक्टर को और F13 वेक्टर को ऐड कर दो, आपके पास टोटल दोस्ती आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? लेकिन भाई ये वेक्टर है, क्या है? वेक्टर। अगर नॉर्मल क्वांटिटी होती तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 2 + 3 बराबर कितना? 5। लेकिन वेक्टर को ऐसे ऐड नहीं कर सकते सर, वेक्टर को ऐसे ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर को ऐड करने के लिए तो इसके लॉ बनाए गए हैं, जैसे कि ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। सर इसके लॉ बनाए गए हैं और उन्हीं के बेसिस पर ये क्या होगा? ऐड होगा। उन्हीं के बेसिस पर क्या होगा? ऐड होगा। तो सर ऐसे ऐड नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई, मेरी बात समझ में आ गई कि भाई फोर्स ऑन, अब इनको एक वेक्टर को ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो फिर उन लॉ से ऐड करेंगे। तो उस लॉ से ऐड करना क्या कहलाता है? वेक्टर सम। क्या कहलाता है? वेक्टर सम। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भैया अगर मैं कहूं कि नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स ऑन Q1, नेट फोर्स ऑन Q1, तो क्या होगा? नेट फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू द वेक्टरली सम ऑफ F12 वेक्टर एंड F13 वेक्टर, F12 वेक्टर एंड F13 वेक्टर। तो इसी तरह से अगर और भी चार्ज होते, और भी फोर्स होते, तो और भी फोर्स को ऐसे ऐड करना पड़ता। तो क्या स्टेटमेंट आया? स्टेटमेंट सेकंड आया कि द फोर्स ऑन, क्या स्टेटमेंट आया कि द फोर्स ऑन ए चार्ज, द फोर्स ऑन ए चार्ज इन ए चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू द sum of all forces those are applied on this charge। और डेफिनेशन को अच्छा करता हूं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती थी? पहली स्टेटमेंट कहती थी कि भैया द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डजंट अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एनी अनदर चार्जेस, बट नेट फोर्स ऑन वन चार्ज, नेट फोर्स ऑन वन चार्ज या एनी चार्ज, बट नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टरली सम ऑफ, is equal to the vectorly sum of all forces those are applied on this charge, बोलो क्लियर है? मैंने क्या कहा? the force on the charge, या वन चार्ज या सिंगल चार्ज, द फोर्स ऑन वन चार्ज इन चार्ज सिस्टम, द नेट फोर्स ऑन वन चार्ज इन चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू द वेक्टरली सम ऑफ ऑल फोर्सेज दोज आर अप्लाइड ऑन दिस चार्ज। बोलो क्लियर है? फिर से एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इन ए चार्ज सिस्टम, कोई भी चार्ज सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा चार्ज है, द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इन ए चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू द
is equal to the vectorly sum of all forces those are applied on this charge। मतलब जिस चार्ज में हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं उसका नेट फोर्स उस पर जितने भी चार्ज सिस्टम में जितने भी चार्ज है उन सब की वजह से जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब फोर्स का क्या होगा, वेक्टरली सम होगा। बोलो क्लियर है। तो अब यहां तक तो बात थी इसकी थ्योरी की। अब हम इसका क्या करते हैं कि इसका छोटा सा स्टेटमेंट जो मैथमेटिकल फॉर्मेट में वो पढ़ेंगे, बाकी वो कभी यूज तो आता नहीं है, नॉर्मली है। ठीक है, तो अब हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए। तो हम पढ़ने वाले थे चार्ज सिस्टम के बारे में, और हम चार्ज सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे थे, सुपरपोजिशन थ्योरम यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रहे थे। सुपरपोजिशन थ्योरम यानी कि क्या पढ़ रहे थे, अध्यारोपण का सिद्धांत अब पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम पे डिस्कस करने वाले थे। तो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई दी थी, अब मैं आपको इसकी एक छोटा सा फॉर्मेट है जो मैथमेटिकली है उसको हम थोड़ा सा प्रूफ करने वाले हैं या निकालने वाले। बाकी वो यूजफुल नहीं है, हमारे कभी काम नहीं आएगा, बस है सिलेबस में इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, नाम से कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और कुछ नहीं। ठीक है भाई, तो देखिए कैसे है सुपरपोजिशन थ्योरम का ये। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक चार्ज सिस्टम है, मेरे पास एक क्या है, चार्ज सिस्टम यानी कि आवेश निकाय है। ये मेरे पास क्या है भैया, ये चार्ज सिस्टम है, आवेश निकाय। ठीक, अब इस चार्ज सिस्टम में मान लो स्मॉल n चार्ज है। कितने चार्ज हैं, n चार्ज। कितने चार्ज हैं, n चार्ज हमने कंसिडर कर रखे हैं, n चार्ज हमने इसमें मान रखे हैं। अब ये n चार्ज जो है वो कैसे हैं, वो n चार्ज जो है यहाँ के वो n चार्ज हैं, उनकी पोजीशन कैसे है, इन n चार्ज की पोजीशन कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, अच्छे समझना। n चार्ज है जो कुछ इस तरह से है कि जैसे पहला है Q नोड, फिर Q1, Q2, Q3 डैश डैश कितने हैं Qn, और ये रखे हुए कहां पर है, इनकी पोजीशन है R नोड वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डैश डैश Rn वेक्टर पे। देखिए पहला चार्ज मेरा Q नोड ये है जिसकी पोजीशन O बिंदु से, O पॉइंट से कितनी है, R0 वेक्टर है, R नोड वेक्टर है। दूसरा मेरा चार्ज कौन सा है, Q1 है, Q1 कहां पर है, O पॉइंट से R1 पोजीशन पे है, कितने पे है R1। इसी तरह से कितना Q2, ये रहा मेरा Q2, ठीक है, और ये कितने पे है R2 पे। इसी तरह से Q3 कितने पे है R3, और इसी तरह से N कहां पर है Rn। आप कहीं भी मान सकते हो Q1, Q2, Q3 की Q1 किसी को भी, आप आगे पीछे कहीं भी पॉइंट मान सकते हो। जैसा मैंने बनाया ऐसा बनाना जरूरी नहीं, आप कहीं भी मान सकते हो। ठीक है भाई, कहीं पर भी इसको मान सकते हो। जैसे हम तो मतलब जैसे मेरे चार्ज सिस्टम का समझो, जैसे मैंने यहाँ पे Q नोड माना, मैं यहाँ ना मान के मैं कहता मेरा ये Q नोड है, मैं कहता ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है, ये मेरा Q3 है, ये मेरा Qn है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस इनकी ये पोजीशन हो जाएगी, ये Q1 की हो गई, ये Q2 की पोजीशन हो गई, ये Q3 की पोजीशन हो गई, ये Qn की पोजीशन हो गई। ये फोर्स लगना शुरू कैसे हुआ, ये ऐसे लगा, ये ऐसे लगा, ये ऐसे लगा, और ये ऐसे लगा। तो आप कहीं भी मान सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब अगर ये ऐसे है तो भाई इनके बीच में फोर्स भी लग रहा होगा। अब ये सारे Q1, Q2, Q3 ये मिलकर के, ये सारे चार्ज मिलकर के इस Q नोड पर फोर्स लगा रहे होंगे। इस Q नोड पर क्या लगा रहे होंगे, फोर्स। तो इस Q नोड पर हमें नेट फोर्स निकालना है। किस पर निकालना है, Q नोड पर। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई अगर बात ऐसी है, मान लो ये सब मिलकर के फोर्स लगा रहे हैं, तो F नोड पर नेट फोर्स कितना हो रहा होगा। देखो सबसे पहले क्या Q1 ने फोर्स लगाया होगा, तो होगा F नोड ऑन 1, F01, बोलो क्लियर है, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, प्लस क्या होगा 0 पर और कौन लगाएगा 2, और कौन लगाएगा 0 पर 3, और कौन लगाएगा। इसी तरह से अगर मैं आगे तक जाता रहूं तो F0n वेक्टर होगा कि नहीं होगा, बोलो क्लियर है। मैंने कल ही लिखना सिखाया था, याद है ना, कि यहाँ पर क्या आता था अंतिम, और यहाँ पर क्या आता था प्रारंभिक। यहाँ पर मतलब फाइनल पॉइंट, और यहाँ पर कौन इनिशियल पॉइंट है, कौन फोर्स लगाना शुरू कर रहा है, कहां पर जाकर के लग रहा है। तो 0 पर फोर्स देख रहे हैं, और कौन लगा रहे हैं 1 2 3 4, बोलो क्लियर है, 1 2 3 n, बोलो क्लियर यहां तक। चलिए, तो अब हमें यहाँ नेट फोर्स देखो, अब लग कैसे रहे हैं,
देखो सबसे पहले Q1 ने फोर्स लगाया Q नोड पर, तो याद करो कूलम का नियम क्या कहता था कि अलोंग टू लाइन जॉइनिंग होगा, यानी कि मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा दोनों आवेशों को। तो ये चार्ज कौन सी रेखा पे मिल रहे हैं, इस वाली पे, तो फोर्स किधर लगा, इधर। बोलो क्लियर है, F01। इसी तरह से Q2 चार्ज की बात करो तो ये और ये इस चार्ज को कौन सी लाइन मिला रही है, यही तो लाइन मिला रही है, तो फोर्स ये रहा। उस तरह से Q3 की बात करें तो ये लाइन मिला रही थी, तो फोर्स ये रहा F03, और N से ये वाली लाइन मिला रही थी तो F0N हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब भाई मुझे बताओ कि F01 वेक्टर क्या होगा, मुझे बताओ। सर हमें पता है कि K Q1 Q नोड अपॉन डिस्टेंस कितनी, R01 मोड का स्क्वायर, यही तो होता था कि Q अपॉन R स्क्वायर इंटू कितना यूनिट वेक्टर है इसलिए R01 कैप, और R01 कैप कल कूलम सदिश नियम पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को, तो उसमें यही तो लिखते थे R01 कैप। इसी तरह से बात करूं F02 वेक्टर की, तो क्या हो जाएगा मुझे बता दीजिए। K कौन लगा रहा है, Q2, किस पर लगा रहा है, Q नोड पर, तो दूरी कितनी आ जाएगी R0 की, कहां से, 2 से, इसका स्क्वायर, क्योंकि K कौन क्या होता है, R स्क्वायर, और सदिश दिशा को प्रदर्शित करने के लिए इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, अरे दिशा को यानी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर। इसी तरह से मैं बात करूं F03 वेक्टर की, तो कितना होगा आप बता दो। कौन लगा रहा है, Q3, किस पर लगा रहा है, Q नोड पर, डिस्टेंस कितनी होगी R03 का होल स्क्वायर इंटू कितना R03 कैप। बोलो क्लियर है। इसी तरह से एज सेम इसी प्रकार F0N वेक्टर कितना होगा मुझे बता दीजिए। आप कहोगे सर K QN Q0 अपॉन मोड ऑफ R0N वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R0N कैप। बहुत बढ़िया। तो नेट फोर्स कितना होगा, और नेट फोर्स कितना होगा अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कहता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किसको इक्वेशन फर्स्ट का, इस F नोड को, F नोड बराबर F01 प्लस F02, इक्वेशन फर्स्ट तो मैं सबकी वैल्यू पुट करूंगा, तो F नोड वेक्टर बराबर कितना आएगा, K Q1 Q नोड अपॉन R01 का होल स्क्वायर इंटू R01 कैप प्लस K Q2 Q नोड अपॉन कितना R02 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू कितना R02 कैप प्लस K Q3 Q नोड अपॉन कितना R03, ये मोड R03 वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू कितना R03 कैप प्लस डेट कितना K QN Q नोड अपॉन R0N वेक्टर का स्क्वायर इंटू कितना R0N कैप। तो इसी तरह से मेरा ये फोर्स आ गया, इसी तरह से मेरे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। ये हमारा फॉर्मेट है। तो ये हमारा क्या है भैया, लो है। बाकी ये कभी यूज आने वाला नहीं है, ये फॉर्मेट जो हमने निकाला है कभी यूज है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि भाई वेक्टर की तरह ऐड करो। ये जोड़ना कैसे, ऐड कैसे करना, ये नहीं समझा रहा। ये कहता कि ऐड करो बस। अब ऐड कैसे करते हैं वो तो सर हमने 11th में सीख लिया था कि अगर दो वेक्टर हो तो ऐड कैसे करते हैं। तो जरा मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट भूल चुके होंगे। तो एक बार उस पर भी डिस्कस कर रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में इस पर इतने शानदार क्वेश्चन करेंगे ना, आपको मजे आ जाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगली 2 वीडियो तक लगातार इसी पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहानी है इसकी। कुछ छोटी मोटी बातें मैं आज आपको बता रहा हूं वेक्टर की, उसको अच्छे से याद कर लें ताकि आप ये अच्छे से सीख पाए। ठीक है, तो वेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। कि भाई अगर 2 वेक्टर है, एक है F1 वेक्टर और दूसरा है F2 वेक्टर, मतलब बल है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो भाई इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना F नेट, वो होगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। और ये हमें क्या देता है, ये हमें मैग्नीट्यूड देता है F नेट का, डायरेक्शन नहीं देता, परिमाण सिर्फ क्या देता है, परिमाण देता है, दिशा नहीं देता भाई। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन है जो आपके न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा शॉर्ट में कर देगी, मतलब आपका समय बचा देगी। तो कंडीशन से, कंडीशन फर्स्ट आप दिमाग में बैठा ले। सबसे पहली कि अगर F1 और F2, ये मेरा F1 है
और ये मेरा कितना है F2। अगर दोनों ऐसे हो तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में, दोनों कैसे हैं सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होने वाला है 0। यहाँ थीटा क्या था F1 और F2 के बीच में एंगल था, थीटा कितने होने वाला 0। तो थीटा अगर 0 होगा तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो याद रखें अगर ऐसा आपको दिख जाता है सेम डायरेक्शन में तो आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे, नॉर्मल तरीके से ऐड कर देंगे सीधा। जैसे मान लो ये 4 था ये 2 था तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऐड करेंगे, कोई टेंशन नहीं, सेम डायरेक्शन में तुरंत ऐड कर दो, आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं सोचना, बस सीधा ऐड कर दो भाई, ऐड हो जाएंगे। उसके बाद कंडीशन सेकंड, अगर F1 इधर है और F2 इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एंगल कितना है 180 है। अगर इस तरह से है तो आपको क्या करना है, F नेट जो है ना वो आपको F1 माइनस क्या कर देना है F2। लेकिन इसके लिए सिचुएशन क्या है, F1 इज ग्रेटर देन कितना है F2। और मान लो F2 बड़ा होता तो F2 माइनस क्या करते F1, क्योंकि क्या होता है उस टाइम F2 इज ग्रेटर देन F1। तो जो भी बड़ा हो उसमें छोटे को क्या कर दो घटा दो, अगर विपरीत दिशा में, अगर कैसी दिशा में विपरीत में। कंडीशन थर्ड देख लीजिए, कंडीशन थर्ड समझ लीजिए। कंडीशन थर्ड क्या कहती है कि अगर F1 और F2 के बीच में एंगल 90 है, कितना है 90, तो F नेट जो होगा ना आपको बिना सोचे समझे पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस कितना F2 स्क्वायर। बोलो क्लियर, अरे क्लियर है कि नहीं है, यहां तक कोई परेशानी, ठीक है भाई बहुत अच्छा, यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, ठीक है भाई। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है भैया। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। जितने भी स्टूडेंट जो कहीं भी पढ़ रहे हो, आपके फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो, उन्हें आप वीडियो शेयर करें, उन्हें आप लिंक में ऐड करें, उन्हें आप ज्वाइन करने के लिए कहें, ठीक है भैया। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एजुकेशन का क्या ले सकें, प्रॉफिट ले सकें, मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है।